अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान में तारीख लिखी जा रही है, बहुत सी चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब मौजूद हैं, काफी दिनों बाद आज मेरे साथ मौजूद है। लेकिन वो बात इतनी है कि दिल जो है ना धड़क रहा है अंदर से पाकिस्तान के लिए, और बड़ी दर्द भरी बातें मैंने सुनी है। तो मैंने कहा जी, मुझे सुनाने की बजाय हम क्यों ना नाजरीन को ये सुनाएं। तो दो तीन छोटी छोटी चीजें आपके साथ मैं डिस्कस कर लूं, फिर चले जाते हैं इकट्ठे होने की तरफ। एक, आपको पता है जी कि 6 मेंबर बेंच ने एसएमसी 4 जो हाफिज कुरान वाला मसला, जिसमें जस्टिस काजी फायद ईसा ने रोक ही दिया, दरवाजे बंद कर दिए, उसका फैसला जारी हो गया है। वो बैकग्राउंड पे चल रहा है। मैं सिर्फ इख्तिसार के साथ पढ़ देता हूँ। 5 मिनट की हियरिंग हुई थी और जस्टिस जावेद अहसन की सरबराही में 6 मेंबर बेंच ने इसके दिया। और 6 मेंबर बेंच जो है, जस्टिस जाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस सईद हसन नजर रिजवी। ये 6 मेंबर बेंच है जिसने बैठा और बैठकर 20 नंबर के केस में आज खुद कार्रवाई का इख्तियार इस्तेमाल किया था। तो ऑटोमेटिकली ये मामले को लेकर किया था। और का जस्टिस काजी फाइजा का जो फैसला है वो वापस ले लिया। और 5 रुकनी बेंच के हुक्म की खिलाफवर्जी की जो आज खुद नोटिस लिया था। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी सर्कुलर में दुरुस्त वजाहत की गई है। और सर्कुलर के मुताबिक जस्टिस काजी फाइसा के अहकामात का आज खुद नोटिस के इस पर इतलाक नहीं होता है। इलावा जी, आपको पता है नवाज शरीफ ने फिर तकरीर की है, और ये तौहीन अदालत भी है, मैं समझता हूँ तौहीन पैमरा भी है। और आप अपने कल ही लाहौर हाई कोर्ट में वो बाकायदा मैंने दरखास्त दी और नोटिस हुए। मीडिया टॉक पे मैंने क्या बात की, जरा वो सुन लीजिएगा। नवाज शरीफ की बतौर इश्तिहारी जो टीवी चैनल पे तकरीर दिखाई जा रही हैं, वो पैमरा के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। गुज़श्ता दिनों लंदन से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई, वो इश्तिहारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ नहीं सकती थी। मुतफरक दरखास्त दायर की थी कि पैमरा नाकाम हो चुका है। इस पर अमल दरामद के हवाले से जस्टिस शाहिद करीम ने पैमरा से जवाब तलब कर लिया है कि जिसमें इश्तिहारी की तस्वीर और तकरीर चलाई जा रही। फिर एक केस जो है वो आपको पता है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह और फरूख हबीब जो मिनिस्टर थे, वो 7 सीटें जो इमरान खान ने छोड़ी हैं, उस पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे 30 अप्रैल को। तो 120 दिन के हवाले से वो मैंने गुफ्तगू कर दी थी, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आई। तो शॉर्ट लफ्जों में जो मैंने मीडिया पे गुफ्तगू की है वो फिर सुनिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जो दोनों इलेक्शन लड़ रहे थे, ज़िमनी इलेक्शन, अब जो कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होने थे, वो शेड्यूल मुअत्तल हो चुका था। इलावा जी 30 अप्रैल को पंजाब के इलेक्शन नहीं हो रहे थे। आइन के आर्टिकल 224(4) के तहत 120 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं, तो ये उस अरसे में इलेक्शन हो नहीं सकते हैं। और साफ और शफाफ इलेक्शन का माना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वगैरह से उनको नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है इस आइनी तशरीह के ऊपर कि क्या 120 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, चाहे वो ज़िमनी हो। इसकी समाअत अगले हफ्ते के लिए अदालत ने मुलतवी कर दी। अब मैं आखिर में आपको जो अपनी बात फिर हम डालेंगे उधर, बैकग्राउंड पे ये सारी हमारी गुफ्तगू चल रही होगी कि जिस तरह आज 19 यानी कल 1997 का वाकया दोहराने की कोशिश की सजाद अली शाह के दौर में। इन्हें पता कि पूरी दुनिया खड़ी हो गई है, पाकिस्तान खड़ा हो गया है। जिस तरह वो लोग आगे पीछे आए और क्या कुछ उन्होंने किया, वो आप समझ सकते हैं। वो हमारे बात करते हुए बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, लोग आ रहे हैं, आज़म नज़ीर ताड़ आ रहा है, जिस तरह के नारे और जिस तरह की तौहीन की, वो सारा रिकॉर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं। चलते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, और आखिर में जो है ना डॉक्टर शाहिद मसूद, जब मैं प्रोग्राम खत्म कर रहा हूँ, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के साथ 2 चीजें जो है ना, वो मैं याद भी रहे ना याद रहे, आखिर में मेरी टीम वो चला देगी। जो मैंने जिसमें ऐलान किया है गवर्नर पंजाब का के खिलाफ कार्रवाई का आर्टिकल 4 और 5 तोड़ने के हवाले से, और जो तौहीन अदालत में मैंने जो जो जिस तरह की काबीना ने स्टेटमेंट दी है, वो आखिर में चलेंगी। जी, आप क्या, मैंने वो इख्तिसार के साथ चीजें सारी आपके साथ सामने रख दी हैं।
क्या गलत फैसले नहीं होंगे जो फैसला साज थे कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को इतनी अहमियत दी और जो मुल्क का सत्यानाश हो गया है, और आगे आप क्या देख रहे हैं सारे मामले में कि ये अनार्की की तरफ लेके जा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर सदीक साहब। पहले तो मैं आपको बाय गॉड मुबारकबाद दूंगा एंड आई कमेंड यू कि आप जिस तरह आइन और कानून के लिए लड़ते रहे हैं एंड फुल फोर्स के साथ प्रोएक्टिव के तौर पे हर जगह खड़े होके, तो वो उसकी वजह से मैं आज जो फैसला आया है जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था कि अगर आज ये फैसला आ जाता कि इलेक्शन नहीं होंगे तो ये एक फिर प्रेसिडेंट बन जाना था आने वाले दिनों के लिए। हर हुकूमत कहती जी नहीं इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि पहले ये फैसला आ चुका है तो 90 दिन की कोई एम्बार्गो नहीं है। छोड़ दीजिए पार्टीज को, निकाल दीजिए पार्टीज को बाहर, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट देख लीजिए। और आप कॉन्स्टिट्यूशन मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं उसके ऊपर क्या आपको, लेकिन मैंने इतना ज़रूर पढ़ा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोमलगेशन हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उनके खिलाफ कोई बात करें, अभी तो खैर वो सेडेशन लॉ खत्म हो गया, परसों उसके खिलाफ एक फैसला आ गया था, लेकिन ये जो कोई मिसगाइड करता है उसको आप उसकी कुछ क्लॉजेज को आप आर्टिकल 6 में भी दे सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 6 भी ये कहता है कि अगर कोई शो ऑफ फोर्स और या फोर्स दे रही है उसको मिलिट्री फोर्स का नाम नहीं लेता कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रिकेट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का सस्पेंड करेगा या कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेगा, तो वो एक मुल्क के साथ गद्दारी होगी। सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूशन की से रिलेटेड नहीं होगी। और जब वो कहता है बाई शो ऑफ फोर्स और यूज ऑफ फोर्स, तो उसमें मिलिट्री फोर्स नहीं कहता। तो जब लोग भी खड़े हो जाएं अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, तो वो भी तो मुल्क के खिलाफ ही जाएगा ना। अब चूंकि आपने बात की नवाज शरीफ से रिलेटेड सारी चीजें और आ रही हैं, तो मैं अपनी देखिए मैं दो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग वाकयात बता सकता हूँ, क्योंकि आपके जो सामीन है, नाजरीन है, वो बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो मैं उनकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ आपके थ्रू कि इसराइल के अंदर पिछले हफ्ते इसी तरह का फैसला आया है जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो इख्तियारात और चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात पर कदगन लगाने की कोशिश की है थ्रू असेंबली, और उसको आसम नजीम तारड़ जो ला कानूनियत के वजीर हैं, उन्होंने बहुत जनाब फख्र से बयान किया। तो शर्म आनी चाहिए यार, कुछ शर्म है इन लोगों में, इन लोगों में शर्म नहीं है। तो वहां पे भी इसी किस्म का एक फैसला आया जजेस के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। तो लोगों को पता होना चाहिए कि वहां 5 लाख आदमी जो है वो तल अवीव की सड़कों में निकल आया एंड दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिसीजन के जी जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ डिसीजन दिया है उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग सड़कों पे क्यों खड़े हुए? आखिर उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशन से लगाव है ना। इसी तरह आप देख लीजिए फ्रांस में मैक्रोन ने क्या किया, उसने सिर्फ 2 साल जो है रिटायरमेंट एज बढ़ाई, पूरा पेरिस जल रहा है, पूरा पेरिस जल। ये होती है जो बाशऊर कौमें होती हैं, जो ये वो लोग होते हैं जिनको अपने मुल्क की स्टेबिलिटी और इंटेग्रिटी से जो है वो होता है, फिक्र होता है। अब इसके साथ साथ आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर ये फैसला आ गया, गुजर गया। अब अगर दूसरा सुप्रीम कोर्ट सुन रही थी, वो जो एक नवाज शरीफ की बेटी है वो हर जलसे में जाके जो वह तस्वीरें लगाती है सिटिंग जजेस की, वो हर एक के खिलाफ बात करती है, वो लोगों के कोर्ट मार्शल करना चाहती है, वो लोगों की नंगी वीडियोस बनाती है, वो नंगी वीडियोस वो नवाज शरीफ को भी दिखाती है, गालिबन दोनों बैठ के एक साथ देखते हैं। तो ये तो इखलाकी म्यार तो यहाँ जाहिर हो गया। अब मैं कुछ नहीं कहता, मैं लोगों आपके सुनने वालों की तवज्जो, बेनजीर भुट्टो ने एक फ्लोरिडा में पाकिस्तानियों से खिताब किया था, और मैं उस खिताब को, बेनजीर भुट्टो आपको पता है बहुत बड़ी लीडर थी, और ये बेनजीर भुट्टो वो थी जिसकी नवाज शरीफ ने उनकी तस्वीरें जो है वो किस किस्म की तस्वीरें थी आप जानते हैं, वो जहाज से नीचे फेंकी थी, यहाँ से उसके अखलाकी इक़दार का अंदाजा ले गया। आपको पता है नवाज शरीफ फिरोज खान की जो बहन थी, वो जो इंडियन एक्टर है शहना, वो यहाँ आई थी तो उसको अपना हेलीकॉप्टर में जाके गाने सुनाया करता था, अगर आपकी जहन में हो। शहबाज शरीफ ने अपने बोलते नहीं, शहबाज शरीफ ने अपने एक अंडर कमांड एसपी को, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस की बीवी को जबरदस्ती तलाक दिला के शादी की थी। वो तो एक ये शहबाज शरीफ तो एक अपना जो निकाह पढ़ने वाला बंदा साथ लेके फिरता है। कोई आप किसी इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसा लीडर हो जो अपने अंडर कमांड की बेटी को, वो आप बाकी नहीं, अपने कुलीग नहीं, अपने अंडर कमांड की औरत के ऊपर नजर रखे, उसको तलाक दिलवाए और उससे शादी करे? ये अखलाकी स्टैंडर्ड है। 1600 अरब की इन्होंने जो वो मैनिपुलेशन की। और आपको पता है बेनजीर भुट्टो ने फ्लोरिडा में क्या कहा था पाकिस्तान, उन्हें कहा था कि नवाज शरीफ जो है
ये मैं कोट नवाज कोट बेनजीर भुट्टो, और बेनजीर भुट्टो की बड़ी सोच थी। उन्होंने कहा था कि ये नवाज शरीफ जो है यूगोस्लाविया की तरह पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, अनकोट। ये बेनजीर भुट्टो के बयान है। बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि नवाज शरीफ कहता है कि मैं तो महाजराई की सियासत करता हूँ और मैं झगड़ा और लड़ाई करके मैं अपनी सियासत को चमकाता हूँ और मैं महाजराई के जरिए जो अपनी सियासत को लेके चलना चाहता हूँ। तो अब आप बताएं। रोकने लगा हूँ मैं जरा यहाँ रोकने लगा हूँ। मैं बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको। रात जो है ना, कल डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ लिया गया है और ये साबिक अमरीकी सदर, बहुत बड़ी ये खबर है मुजरमाना गफलत के ऊपर। और ये छोटी खबर नहीं है, यानी अमेरिका जैसे मुल्क में लोअर मैनहट्टन में उन्हें कोर्ट हाउस में गिरफ्तार किया गया है और ये एक रात की बड़ी ब्रेकिंग खबर है। आप ये क्या समझते हैं, जिस तरह अभी यानी आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, नवाज शरीफ जो है वो नाअहल है, वो पार्टी सदारत नहीं कर सकता, डिस्क्वालिफाइड है, सजा याफ्ता है, भगौड़ा है और इस मुल्क से और ये सिस्टम का लाड ला रहा है। आप नहीं समझते मौका आ गया इस मुल्क के वजीर आजम को जाना चाहिए शहबाज शरीफ को और उसको गर्दन से दबोच कर लाना चाहिए? क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर मैं तो आपको इसके करेक्टरिस्टिक बता दिए ना। जो शख्स तोड़ना चाहता हो मुल्क को, जो मूजी का यार हो, जाके उससे गले मिलता हो। जब ये उसकी कोरोनेशन सेरेमनी में गया था, वहां उसको मूजी को कह के आया था कि तुम पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर फायर करो, कश्मीरियों को मारो, मैं कश्मीर का दौरा नहीं करूंगा। उसने अपने टेन्योर में ईद पे फायर हुआ, बकरीद पे फायर हुआ। डिड नवाज शरीफ गो टू द फ्रंट? अगर कोई फ्रंट पे गया था तो शायद खाकान अब्बासी ने जब टेक ओवर किया तो वो एक दफा, लोग मरते रहे वहां पे, बच्चे मरते रहे, औरतें मरती रही, बूढ़ी, और इंडियन ईद को और बकरीद वाले दिन भी फायर करते थे। ये वो शख्स है, ये कैलस है। इसने जिस तरह जाती उमरा पे कब्जा किया था, आपको पता है किसानों को, लोगों को वहां किस तरह मार के टके टोकरी करके जमीनें ली थी। ये शख्स इज अ वेरी क्रूअल पर्सन। आज कहता है कि जी मुझे वो इसकी स्टेटमेंट देखिए, इसको क्या कहा है डेली मेल ने, लोगों को पता होना चाहिए। डेली मेल एक अखबार है, उसने कहा ही इज ए पेंट हाउस पायरेट। यानी पायरेट उसको कहते हैं, नकबजन को कहते हैं, जो चोर से भी बदतर होता है। अब आज वो नवाज शरीफ वहां पे ये एंटी पाकिस्तान फोर्सेस से मिलता है, ये रॉ के लोगों से मुलाकात करता है। यानी अजीत कुमार डेविल जो पाकिस्तान में लोगों को मरवाता है बम ब्लास्ट के जरिए, वो इसके ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। वो नरेंद्र मोदी आया, ये उसको गले लगा रहा था, उसको चाय जो पिलाई। उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, जो उनकी वो एजेंसी का आदमी था, अजीत अपना कुमार क्या डेविल है ना, नाम? नेशनल सिक्योरिटी नहीं, एडवाइजर जो है उनका। बात कर रहा हूँ। एनडीएस में था वो, नाम बड़ा मशहूर नाम था उसका, अहमद पता नहीं क्या नाम था, मेरे ज़हन से निकल गया। चले हम चलते हैं आखिरी हिस्से की तरफ। मुझे ये बताइएगा, नवाज शरीफ बगावत कर रहा है मुल्क से बाहर बैठ के, और जहां आप ट्रीजन की बात करते हैं, चलें इस पे डिस्प्यूटेड बात हो सकती है, लेकिन बगावत तो वो कर रहा है ना वहां बैठ के। और सर वो और अदलिया को बदनाम कर रहा है, लोगों को हाँ, बदनाम कर रहा है। क्या मैंने कहा क्या ना, वो क्या वहां रॉ के लोगों से मिल रहा है, रॉ के लोग उससे मिलते हैं, क्या खबरें आ रही हैं वहां क्या से। हुकूमत बरतानिया को, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, क्या हुकूमत बरतानिया से मुतालबा नहीं करना चाहिए वो सख्त एक्शन ले, कि जो पाकिस्तान के खिलाफ बैठ कर इदारों के खिलाफ बात कर रहा है, हमारी अदलिया के खिलाफ ऑल फॉल बक रहा है, फिर जिस तरह लोगों को इंस्टिगेट कर रहा है, प्रवोक कर रहा है, तो हुकूमत बरतानिया को नहीं एक्शन लेना चाहिए? सर हुकूमत बरतानिया तो एक्शन नहीं लेगी, हमारे अवाम को हकीकत, क्योंकि हुकूमत बरतानिया ने अगर एक्शन लेना होता तो अल्ताफ हुसैन जेल की कटरियों में मर चुका होता। जो कुछ अल्ताफ हुसैन ने किया है वो आपको पता है कि बोरी का साइज भेज दो। कराची में जिस तरह किलिंग होती थी और अल्ताफ हुसैन लंदन में बैठा था, अल्ताफ हुसैन के फ्लैट पर रेड हुआ, वहां से पौंड निकले, यूरो निकले, एक पूरी गाड़ी में करेंसी भर के लेके आए वहां से, लेकिन उसको छूट गया। क्योंकि हुकूमत बरतानिया को तो सूट करते हैं इस किस्म के लोग जो वहां बैठे होते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर ट्रबल पर आते। असल में तो हमारे जरूरत इस अमर की है कि अब देखिए ना, पेमरा को देखिए, पेमरा टेमरा को, एक भगोड़ा, बीबीसी ने 1.5 घंटे की फिल्म चलाई है उस शख्स पे कि ये चोर और डाकू है। चलाई है नहीं चलाई है? अब बिल्कुल बीबीसी ने चलाइए। 1.5 घंटे की फर्क चलाई है, इसने उसके खिलाफ कोई दावा नहीं किया, उसका अपना किसी किस्म की सिडेशन का, किसी किस्म की उसका। तो यहां से इसके करेक्टर का अंदाजा लगाइए ना। कहते हैं अवाम मुझे चाहते हैं, फौज और अदलिया मुझे किस तरह नहीं। अगर अवाम चाहते हैं तो क्यों तुम्हारा भाई इलेक्शन नहीं लड़ रहा? इलेक्शन लड़े, हो सकता है पंजाब में पीएमएलएन जीत जाएगी तो पता चल जाएगा अवाम किसे चाहते हैं। मुझे ये बताएं,
ये लाडला है, 4 हफ्ते का जो जिस तरह प्लेटलेट्स नीचे आए और ऐसे नीचे आए, यानी इस सिस्टम पे चपेड़े मारकर ये चला गया और वहां पर बैठ के जिस तरह ये तो अगर इतना अवाम के साथ है तो आए पाकिस्तान में, अगर फेस करे निजाम को, ये आता क्यों नहीं है? मैं तो कहता हूँ अगर सदीक साहब ना आए तो यहाँ पे लानत नहीं आएगी, आएगी तो इस मुल्क में लानत आएगी अगर वो आएगा। बाहर बैठ के जो कुछ वो करता रहता है वो आपको पता है, झूठा देखे उसको, झूठ की उसकी तरह कहता है कि जी मैं बीमार हूं, हैरड्स में जाके रोजाना शॉपिंग कर रहा होता है। वो जो उसके साथ क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, आपने देखे जो क्रिमिनल्स उसके साथ बैठे हुए हैं जो रोजाना ट्वीट कर देते हैं, वो अब पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम चल रहा है, अदलिया चला रही है। इमरान खान के खिलाफ जब फैसला आया था, आपको याद है रात को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तो क्या इमरान खान या पीटीआई या बाकी लोगों ने डिमांड की थी कि जी आप फुल कोर्ट बनाएं? ये लोग हर चीज में सियासत लेके आते हैं। यानी वो चूंकि मरियम औरंगजेब वो वजीर है, तो आप पैमरा जो है वो एक भगोड़े को दिखा रहा है। क्लॉज ये कहती है कि आप भगोड़े को दिखा नहीं सकते, आप चोर को दिखा नहीं सकते, आप डाकू का फर्म कोई। दो प्रोहिबिशन ऑर्डर हैं, 2 ऑर्डर हैं पैमरा के, तो और फिर 2020 और 2020 में लिए हैं मैंने। तो आप यहां से फिर अंदाजा लगा लें ना कि पाकिस्तान में किस तरह से डबल स्टैंडर्ड जो है वो चलाए जाते हैं। जब एक ऐसी हुकूमत होती है जिसको अमेरिका ने इम्पोज किया होता है, जिसमें लोग 50-50 करोड़ रुपए अपना जमीर बेच के आए हुए होते हैं, जिसमें 60 लोग जो है वो 60 से ज्यादा लोग जो है, अभी देखिए कहते हैं पाकिस्तान में पैसे नहीं है, इलेक्शन के पैसे नहीं है। आप कल का सर्कुलर पढ़े जो डिप्टी कमिश्नर को शहबाज शरीफ के घर का हेलीपैड अपग्रेड करने के लिए जो 84 मिलियन रुपीस दिए गए, वो कहां से है? इनके बाप ने प्रिंट किए हैं वो पैसे, मुझे बताइए। यानी कहते हैं कि पैसे नहीं है वो इलेक्शन के, और यहाँ पे शहबाज शरीफ के घर के बाद हेलीकॉप्टर हेलीपैड जो है वो अपग्रेड हो रहा है। बाहर जाके 1 अरब रुपए आपका खर्च कराता है फॉरेन मिनिस्टर, बगैर किसी, विदाउट एनी यूजफुल कंट्रीब्यूशन। किसी मुल्क से कोई मदद नहीं आई आपको, किसी मुल्क से आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं। वो रोजाना जाके कभी यूएई बैठा होता है, कभी अमेरिका बैठा होता है। वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे पे ये लोग अपनी वो जो है वो कर रहे हैं, कैंपेन में लगे हुए हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर हमें बना लो। क्योंकि बाजवा साहब एक दफा कह गए थे अमेरिकन को कि जी अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो हम आपको बिलावल भुट्टो को बना देंगे, इसलिए उनको उन्होंने उसको अपना नंबर दिया होता था कि डायरेक्ट उनसे बात करो। तो ये जो कुछ हो रहा है ये आपके सामने है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट इनके प्रेशर के नीचे आ जाती तो मैं कहता हूँ आज पाकिस्तान में एक बड़ा रॉन्ग प्रेसिडेंट ने सेट हो जाना। अल्लाह का शुक्र है कि आज आपकी एफर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अब जरूरत इस अमर की है कि जो अदारे जिम्मेदार है इस चीज के, वो किसी सियासत का पार्ट बनने की बजाय दे शुड एंश्योर कि द इलेक्शंस आर हेल्ड इन टाइम। तभी लोगों की ख्वाहिशात और लोगों की एक्सपेक्ट, और तभी ये पाकिस्तान फर्दर क्राइसिस से बच सकता है। अगर इस किस्म की जो डाकू किस्म के लोग हैं, अगर ये जो एक कैबिनेट बनी हुई है जिसमें लोग आधे से ज्यादा जमानतों पे है, अगर इनकी बातों को मान लिया तो पाकिस्तान का सिस्टम का पहले भी हमें दुनिया बदनाम कर रही है, हमें दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है, हमारे बारे में खबरें लगा रही है, और फिर क्या हाल होगा वो आप खुद अच्छी तरह समझ सकते हैं और अवाम भी समझ सकते हैं उस चीज को। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इतने से इख्तिसार टाइम में बड़ा जबरदस्त बयान कर दिया है। अब चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ। जो 2 बातें कही थी, एक तो आपने बात कर दी है आर्टिकल 6 के, आर्टिकल 5 और 6 के हवाले से मैंने डॉक्टर शाहिद मसूद साहब प्रोग्राम में बात की थी, और उनके खिलाफ एक्शन के हवाले से मैंने बड़ी वजाहत के साथ बात की थी, और जो अदालती फैसले को मुस्तरद करते हैं उन्होंने तौहीन अदालत की है। सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते। अच्छा, अदालत ने फैसला कर दिया है, ठीक है, और अदालत एक जो और मैंने आज देखा, अदालत इलेक्शन कमीशन का इजलास करेगा और फिर अदालत उनसे, जाहिर है कि उनके ऊपर भी मॉनिटर कर रही है कि उनको हुक्म दिया और इलेक्शन कमीशन जाहिर है कि उनको फॉलो कर रहा है। उसके बाद वजारत खजाना से भी उनको भी डायरेक्शन दे दी कि आप ये पैसे दें। अच्छा, उन्होंने गालिबन वजारत दिफा ने जो रिपोर्ट जमा करवाई होगी उसको भी उन्होंने देखा होगा, फिर ये फैसला किया। तो मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो अभी यानी अमलन ये तमाम प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट देख रही है जी। उसकी वजह डॉक्टर साहब ये है कि हर एक का किरदार, मैं आपको वही बदनीति सारी बतानी थी, इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है इस साल, मैं बड़ा वजाहत के साथ, मेरे पास इस बात के सबूत मौजूद है, जो रीजनिंग सारी मौजूद है। आप ये कहते रहे कि जनाब इलेक्शन कमीशन पोल डे नहीं देता रहा, और जिस तरह के फर्जी सा इजलास बुलाकर
डेट इन्होंने, ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का नहीं था, पोल डे देने का भी और शेड्यूल को विड्रॉ करने का भी। अब जो रीजनिंग सारी सामने रखी, उन्होंने दो बहाने बनाए। दो बहाने ये बनाए कि पैसे नहीं दे रहे, 21 अरब रुपया सारा या 20 अरब रुपया देना है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये रोटी स्कीम के अंदर 90 अरब रुपया झोंक दिया है और लोगों को लाना लगा के जलील किया है। फिर आपने 10 अरब के लैपटॉप दे दिए। फिर आपके पास जितना आमदन आ रही है उस आमदन का सिर्फ और सिर्फ गालबन 1% या 2% के करीब ये पैसे हैं जो इलेक्शन के लिए आने थे। तो ये चीजें सारी अदालत के सामने लाएंगी। अदालत ने इसलिए बुलाया, सेक्रेटरी फाइनेंस को भी बुलाया, सेक्रेटरी डिफेंस को भी। और ये अब जो कि वजह यह है कि यहाँ किरदार वाजे हो गए हैं। वफाकी हुकूमत जान के डिले कर रही है, इलेक्शन कमीशन साथ नहीं दे रही। अब इलेक्शन कमीशन को भी पाबंद किया गया है कि इलेक्शन कमीशन यानी क्या करना है, सेक्रेटरी डिफेंस ने 11 अप्रैल से पहले पैसे ट्रांसफर करने हैं और इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करानी है कि ये पैसे हमें आ गए हैं। इसी तरह डिप्लॉयमेंट के हवाले से कि मिसाल के तौर पर रिजर्व फोर्स आनी है या पैरा मिलिट्री फोर्सेज आनी है, वो सेक्रेटरी डिफेंस की हद तक आकर वो आना है। अब यानी वफाकी हुकूमत ना वज़ीर आज़म का कोई ताल्लुक है ना। वैसे तो मैं ये बता दूं कि ये जो मुस्तरद करने की बातें की हैं सब ने तौहीन अदालत कमिट की है। अब तौहीन अदालत की मुनासिब टाइम पे ये रिकॉर्ड सारा रख लिया मैंने। जी नाज़रीन, आपने वो सारी बातें सुन ली। प्रोग्राम जरा आज लंबा हो गया लेकिन आप तक ये सारी बातें आना बहुत जरूरी थी। इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।